हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। ये हमारी लाइट चैप्टर की सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना फटाक से। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। मतलब जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराती है, तो उसी सेम मीडियम में वापस चली जाती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने कोई बॉल ली और वो दीवार की तरफ फेंकी तो वो दीवार की तरफ से वापस आ जाती है। कुछ ऐसा ही लाइट के साथ होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम मिरर में इमेजेस देख पाते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं जो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है वो लॉज? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं वो, और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन पर लाई करती हैं। इंसिडेंट रे क्या है? जो आने वाली लाइट रे है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। नॉर्मल क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट रे जहां पर टकराई वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो लाइट रे वापस गई वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पर लाई करती है। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम फटाफट रिवाइज करेंगे। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या कि उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो मिरर के अंदर बनती है। तो वो कैसी इमेज है? वर्चुअल, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती, रियल इमेज नहीं है, मिरर के अंदर बन रही है। तो कैसी हो गई इमेज? वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब है वो सेम ओरिएंटेशन में है, जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट है उसी ओरिएंटेशन में अगर इमेज है तो वो हो गई इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर्स में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होता है। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, हमको इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर दिखाई देगी। और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है। और इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि अगर मैंने लेफ्ट हैंड अपना उठाया है एक्चुअल में, तो मिरर में ऐसा दिखेगा कि मैंने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है। जैसे यहाँ देखो, ये मैंने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, तो मिरर में ऐसा लग रहा है इमेज में कि मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है। इसे कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन, जहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड जो है रिवर्स अपीयर होती है इमेज। अब हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? ऐसे मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसी एक स्फेयर का पार्ट है, तो उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो कर्व्ड इनवर्ट्स, तो मतलब हो गए कॉनकेव मिरर, और जो कर्व्ड आउटवर्ड्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब अगर इस सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मिरर कौन सा है? इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, तो ये है कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कर्व्ड इनवर्ट्स है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है इनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म समझेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। समझते हैं, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है, ये जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। तो ये मिरर के अंदर लाई कर रहा है
इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बोलते हैं? पोल। कॉनकेव मिरर में ये हो गया पोल, कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर हो गया सेंटर। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम पोल बोलते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो डायमीटर है इसको हम बोलते हैं अपार्चर। क्या बोलते हैं? अपार्चर। और स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्फेरिकल मिरर है, ये इस स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा? मिरर के आगे। और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ लाई कर रहा है? मिरर के पीछे। अब ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस होगा, ये जो कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर से बना है उस स्फीयर का जो रेडियस है, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के थ्रू पास होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है? फोकस समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है। जब हम सन की लाइट को कॉनकेव मिरर के थ्रू एक पेपर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं हमको सन की एक बहुत छोटी सी इमेज मिलती है और सारी लाइट रेज जो आ रही है ना वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। अब सन के थ्रू लाइट रेज आ रही है, मतलब लाइट रेज कैसी आ रही है? पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रेज जब आकर किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है तो वो जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो मतलब अगर पैरेलल लाइट रेज आए, अगर लाइट रेज पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइट रेज आए तो वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी और वो जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। कॉनकेव मिरर में अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है जिसको हम बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल लाइट रेज एक पॉइंट से आते हुए दिखती है हमको ऐसा लगता है ये लाइट रेज एक पॉइंट से आ रही है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है, वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है और हमको लगता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट किसी एक पॉइंट से आ रही है, वो जो पॉइंट जो मिरर के पीछे है और कॉन्वेक्स मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। और पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहलाती है फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। ये फोकस, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। अच्छा, ये जो मैंने आपको बोला कि पैरेलल लाइट रेज आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और डाइवर्ज करती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पर ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से आ रही है जो कि है फोकस। ऐसा कब होता है? जब मिरर का अपार्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा हो। अगर मिरर का अपार्चर थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होगा? ब्लर्ड फोकस फॉर्म होगा। सिर्फ एक पॉइंट पे जाके लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करेंगी बल्कि आसपास ऐसे कई पॉइंट्स होंगे जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज करती हुई हमें दिखेगी। तो एक ब्लर्ड फोकस, एक
ब्लर्ड फोकस फाउंड होगा। हम यहाँ पर उन्हीं मिरर्स की बात करेंगे जहाँ पर मिरर का अपार्चर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा हो, और इस कंडीशन में जो ये फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है। तो इस कंडीशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल f दैट इज फोकल लेंथ। आगे बढ़ते हैं। ये सारी डेफिनेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम फोकल लेंथ फाइंड करते हैं, जैसे हमने पहले की थी कॉनकेव मिरर की, बिल्कुल वैसे ही सन की रेस का यूज़ करके हम सन की इमेज एक पेपर पर जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और वो पेपर पे जहाँ जनरेट होगी इमेज वो होगा इस कॉनकेव मिरर का फोकस। तो कॉनकेव मिरर के पोल से लेकर कॉनकेव मिरर के फोकस तक की जो लेंथ है ये हो जाएगी हमारी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद हम कॉनकेव मिरर लेंगे और उसको एक स्टैंड पर प्लेस कर देंगे, उसको कुछ इस तरह एक स्टैंड पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर प्लेस किया है वहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस स्ट्रेट लाइन से हम सेम जो हमने फोकल लेंथ मेजर करी थी वो सेम डिस्टेंस लेंगे और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये पैरेलल लाइन ये फोकल लेंथ है, तो यहाँ पर अगर यहाँ मिरर रखा है तो इसके ये इतनी ये फोकल लेंथ है, तो ये लाइन क्या डिनोट करेगी, फोकस। फिर ऐसे ही इतनी दूरी पे एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन क्या डिनोट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि फोकल लेंथ इज व्हाट, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से सेम डिस्टेंस लिया फोकल लेंथ का और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो वो पैरेलल लाइन क्या डिनोट करेगी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ऐसे ही हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हम अलग अलग पोजीशन में ये कैंडल रख के और अलग अलग पोजीशन में ये पेपर रख के पेपर में कैंडल की इमेज फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और कहाँ देखेंगे कि कहाँ सबसे शार्प इमेज फॉर्म होती है, और फिर हम उस पॉइंट पे फिर हम इमेज का नेचर, उसकी पोजीशन, उसकी साइज, ये सब देखेंगे। ये एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, तो ये हम करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको कुछ इस प्रकार का जो है डाटा मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे तो हम कोई ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। इन्फिनिटी पे रखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट हमने बहुत दूर रखा है मिरर से, तो हमको उसकी जो इमेज है अराउंड फोकस पर एक शार्प इमेज फॉर्म होगी, और वो कैसी होगी, बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटी, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड इमेज हमको फॉर्म होगी। और कैसी होगी वो, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज मतलब, रियल इमेज वो होती है जो हमको स्क्रीन पर मिले, जो हमने पेपर रखा था उस पे हमें इमेज मिल रही है, तो वो रियल इमेज है। इन्वर्टेड है मतलब उल्टी मिल रही है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कैसी मिल रही है इमेज, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज है और उल्टी है, जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट रखा है उससे डिफरेंट ओरिएंटेशन, उसके अपोजिट ओरिएंटेशन में हमको इमेज दिख रही है, तो ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने जो लाइन बनाई थी उससे थोड़ी सी दूर रखें तो क्या कहाँ बनेगी इमेज, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ये भी डिमिनिश्ड होगी मतलब छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेम साइज की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब इस प्रकार से हम देखेंगे, एक कंडीशन है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमको कोई शार्प इमेज नहीं दिखे मिलेगी स्क्रीन पर, तो हम बोल देंगे इमेज नॉट फाउंड। और एक और कंडीशन है,
जब ऑब्जेक्ट जो है, ये रहा पोल और ये है फोकस की लाइन, जब हम कैंडल को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ कहीं रखेंगे, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। मतलब इमेज हमको पेपर पर नहीं मिलेगी, इमेज हमको मिरर के अंदर मिलेगी। इसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट मतलब क्या होता है कि इमेज सीधी बनेगी, मतलब जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट था उसी ओरिएंटेशन में इमेज रहेगी। यहाँ पर कैंडल सीधी रखी थी पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज भी कॉनकेव मिरर में सीधी ही बनेगी। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, उस हिसाब से इमेज कहाँ बनेगी ये डिसाइड होता है। और इमेज कैसी होगी, रियल होगी कि वर्चुअल होगी कि मैग्नीफाइड होगी, मतलब बड़ी होगी, एनलार्ज लिखा है इसमें, मैग्नीफाइड होगी कि रिड्यूस्ड होगी या सेम साइज की रहेगी। ये किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है मिरर से। अब ये तो हमने एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया, पर हम स्फेरिकल मिरर्स के इमेज फॉर्मेशन को रे डायग्राम के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, जब भी हम कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फाइनाइट साइज का किसी स्फेरिकल मिरर के सामने रखते हैं, जैसे हमने ये कैंडल ये कॉनकेव मिरर के सामने रखी, तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, हर एक स्मॉल पोर्शन, इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हर एक स्मॉल पोर्शन एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। और हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज निकलेंगी, इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी, इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। ऐसे हर पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेज निकलती हैं। तो रे डायग्राम बनाने के लिए, इमेज की पोजीशन पता करने के लिए हमें बहुत सारी रेज लेनी पड़ेंगी, पर ये लेना कन्वीनियंट तो नहीं है। हम कैसे, अगर बहुत सारी रेज लेंगे तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, और वो डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम सिर्फ 2 रेज कंसीडर करें, ताकि रे डायग्राम क्लियर बने और वो हमें ठीक से समझ में आए। ये 2 रेज कौन सी हैं, ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये रेज हम ऐसे चूज करते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद उनका डायरेक्शन हमें ठीक तरीके से पता हो। जैसे हमें पता हो कि ये रे रिफ्लेक्ट करके इधर ही जाएगी, और जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी उससे हमें इमेज की पोजीशन का पता चल जाएगा। ऐसी 4 रेज है जिनके बारे में हमें पता है कि ये इंसिडेंट होने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगी। कौन कौन सी 4 रेज हैं, इनमें से कोई भी 2 रेज बना के हम रे डायग्राम बना सकते हैं। कौन कौन सी ये 4 रे है। पहली, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी कि हमें लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है। दूसरी रे जस्ट इसकी उल्टी, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होती हुई हमें ऐसी लग रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे एरो लगाना बहुत जरूरी है, ये दिखाएगा इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है। इंसिडेंट रे जो आ रही है तो अंदर की तरफ एरो रहा, रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है तो बाहर की तरफ एरो रहा। और रे डायग्राम हम जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मेरे पॉइंट को ध्यान से नोट करना, कहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमको बता देगा इमेज की पोजीशन।
तीसरी रे जिसका हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली रे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो एज इट इज रिफ्लेक्ट कर जाती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और जो रे हमको ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब ये अगर यहाँ मिरर नहीं होता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती, तो वो रे एज इट इज पास कर जाएगी। चौथी रे है जो डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट कर रही है, वो सेम एंगल बनाते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी इन बोथ द केसेस। अब हम रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉनकेव मिरर में। अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो हमको पता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट निकलेंगी उसमें से और वो फोकस पे जाकर कन्वर्ज करेंगी। ये तो हमने एक्टिविटी के थ्रू भी देख लिया था जब हमने सन की इमेज बनाई थी इन अ पेपर, और इसी से हमने कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करी। अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसी, हमने एक पैरेलल, यहाँ से एक पैरेलल लाइट रे गई, फोकस से रिफ्लेक्ट कर गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर एक लाइट रे हम ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से गई पोल पे इंसिडेंट करी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई, ये पोल पे इंसिडेंट करी और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। तो यहाँ जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है उस जगह क्या बन जाएगी, इस पॉइंट की इमेज। तो ये इमेज सीधी है, ये उल्टी इमेज बन गई। यहाँ समझ में आ रहा है कि ये लाइट रे गई, फोकस से रिफ्लेक्ट कर गई। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, यहीं के यहीं रिफ्लेक्ट कर गई। हम दूसरी ये भी बना सकते हैं और इसकी जगह हम दूसरी लाइन, एक लाइन तो ये हो गई हमारी, एक लाइट रे ये हो गई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। दूसरी हम ये भी बना सकते हैं कि इसको फोकस से पास करें इंसिडेंट रे को, और फिर वो फोकस के पैरेलल, फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से सुनना, जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट होती है ना, वहां पर इमेज जनरेट होती है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर फोकस पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, पर फोकस पर नहीं बनेगी इमेज। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना कि रिफ्लेक्टेड। ये वाली रे तो रिफ्लेक्टेड है पर ये वाली रे इंसिडेंट रे है, तो एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड रे जो है इंसिडेंट कर रहे हैं। पर मैंने कहा क्या बोला, जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट करते हो, इंटरसेक्ट करते हो, तो ये भी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, इधर। ऐसे ही इस एक ही इमेज से, इस एक इंटरसेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इमेज बनेगी। ओके, ऐसे अगर ऑब्जेक्ट, मतलब हम चारों रेज जो हमने पढ़ी उनमें से कोई भी दो रे का यूज करके डे डायग्राम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है इस डायग्राम में जो रे यूज करी है आप वही रे यूज करो, मतलब जरूरी नहीं है कि इनने सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे इंसिडेंट रे पास करी है वहीं से रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो आप भी डायग्राम में यही इमेज बनाए, इसको रट के जाओ, जरूरी नहीं है। चार रे हमने पढ़ ली, कौन कौन सी, अगर पैरेलल आएगी रे तो फोकस से पास होगी, दूसरी अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तीसरी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इंसिडेंट रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चौथी अगर पोल से किसी एंगल में इंसिडेंट हो रही है तो सेम एंगल बनाते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो ये देखो, यहाँ से पैरेलल रे भेजी हमने इंसिडेंट, एरो बनाना बहुत जरूरी है रे डायग्राम, उससे ही पता चलेगा कि कौन सी रे इंसिडेंट है कौन सी रिफ्लेक्टेड। तो कहाँ से पैरेलल रे भेजी तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो गई।
और कौन सी रे भेज सकते हैं, चलो डायरेक्ट पोल पे भेज देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट पोल पे रे भेजी तो ये इसके बीच में और पोल के बीच में जो एंगल बना सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये अगर डायग्राम ढंग से बनेगा तो ये यहाँ कुछ इंटरसेक्ट करेगी, तो सेम साइज की इमेज मिली। देखो हमको ये ऑब्जेक्ट था, उसी के जस्ट नीचे हमको इमेज मिल गई, मतलब इन्वर्टेड इमेज है, मिरर के आगे बन रही है, मतलब रियल इमेज है, स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, सेम साइज की इमेज। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, रे डायग्राम बनाने की कोशिश की, पैरेलल ले गई, फोकस से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट रे गई तो सेम रे रिफ्लेक्ट हो गई, तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। ये रे समझ नहीं आ रही हो तो यहाँ पर अपन ऐसी रे भी बना सकते हैं कि पोल के थ्रू गई और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, वो भी सेम ही जगह जो है इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ देखा हमने ऑब्जेक्ट इतना सा था, इमेज इतनी बड़ी है, मतलब इमेज कैसी है, इनलार्ज है, उल्टी है, इन्वर्टेड है, मिरर के सामने बन रही है, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है, मतलब रियल इमेज है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा और फिर हमने रे डायग्राम बनाने की कोशिश की, तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, मतलब वो कहाँ इंटरसेक्ट होंगी, इन्फिनिटी पे जाके। इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, या कह सकते हैं कि कोई इमेज ही नहीं बन रही। ऐसे ही फोकस और पोल के बीच में रखा तो हमने देखा कि इमेज बड़ी बन रही है, कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, मतलब वर्चुअल इमेज है, स्क्रीन पर अपन ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो तो मिरर के अंदर बन रही है, मतलब वर्चुअल इमेज है। और कैसी है, सेम ओरिएंटेशन में, देखो ऑब्जेक्ट भी ऐसा सीधा है, इमेज भी ऐसी सीधी है, सेम ओरिएंटेशन में है, मतलब इरेक्ट इमेज है, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बड़ी बन रही है, लार्ज इमेज है। ओके, इन्हीं सभी ऑब्जर्वेशन को ये रे डायग्राम के थ्रू भी हमने ये देख लिया कि अगर हमने इंफिनिटी पर इमेज रखी, ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर रखा, मतलब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो सेम साइज की इमेज बनेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो इनलार्ज इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही ऑब्जर्वेशन आपको याद करने रहेंगे, एक बार आप ढंग से देख लोगे याद हो भी जाएंगे। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ बनेगी, फोकस पे। बियॉन्ड सी रखा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बस एक ही केस है यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, वो है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज इनलार्ज्ड भी होती है, बड़ी भी दिखाई देती है, और वर्चुअल इमेज भी बनती है, मिरर के अंदर इमेज बनती है। अब हम कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। एक तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज वर्चुअल बनती है और बहुत बड़ी बनती है, इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है मिरर के अंदर, और वो इरेक्ट भी होती है, मतलब सेम ओरिएंटेशन में होती है जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट था। इस कारण कॉनकेव मिरर की इस प्रॉपर्टी के कारण हम कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर में यूज करते हैं, और डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं चेकअप के लिए। और अगर इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो वो फोकस पर कन्वर्ज होती है। कॉनकेव मिरर की इस प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण इसको सोलर कुकर्स वगैरह में यूज किया जाता है, सोलर अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, सोलर हीटिंग डिवाइसेस में यूज किया जाता है, क्योंकि ये सन की रेज को एक जगह फोकस कर देता है। कॉनकेव मिरर का यूज गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्चेज में,
सर्च लाइट्स में, इनमें भी किया जाता है। इनमें क्या क्या किया जाता है, एक तो हम समझते हैं कि गाड़ी का फ्रंट वाला जो मिरर है, यहाँ पे जो मिरर लगता है हम समझते हैं कि वो कॉनकेव मिरर है, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ जो बल्ब लगा है ये कॉनकेव मिरर के फोकस पर लगाया गया है। ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब फोकस से लाइट रे पास होगी, इंसिडेंट रे पास होगी, तो वो क्या है, पैरेलल ट्रेवल करेगी। तो इस कारण इसका इस्तेमाल गाड़ियों की हेडलाइट्स में होता है, ऐसे ही सेम टॉर्चेस में होता है और सर्च लाइट्स में होता है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही प्रकार से इमेज फॉर्मेशन हो सकता है। पहला, अगर तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो तो जो है पैरेलल रेज आएंगी और वो ऐसे डाइवर्ज करेंगी कि वो एक पॉइंट से आ रही हैं, जिस जो पॉइंट है फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर एक स्मॉल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगी कहाँ पर, फोकस पर, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। अब कॉन्वेक्स मिरर की हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो मिरर के अंदर होता है। तो इमेज कैसी होगी, इमेज फोकस पर फॉर्म हो रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इमेज इरेक्ट बनती है, मतलब उसका ओरिएंटेशन सेम होता है जैसा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है। और दूसरी कंडीशन, अगर इतना दूर ना हो ऑब्जेक्ट कि हम उसको इन्फिनिटी पे कंसीडर कर सकें, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं हो, कहीं भी हो, तो इमेज कहाँ बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, पोल और फोकस के बीच में। इसको रे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे एक पैरेलल रे आई तो वो कैसी डाइवर्ज करेगी कि वो फोकस से निकल रही है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसी डाइवर्ज कर जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अराउंड इंसिडेंट रे है तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन रेस को अगर हम रिफ्लेक्टेड रेस को हम एक्सटेंड करें पीछे की साइड, तो दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, मिरर के पीछे बन रही है इमेज। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और एक चीज हमने और देखी, इन दोनों ही डायग्राम से आप देखो तो इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है, छोटी ही बनती है और हमेशा वर्चुअल बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटी और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस हैं, जैसे इनको गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इनकी इमेज बहुत छोटी बनती है और ये वाइड एरिया कवर करते हैं, इसलिए इनको गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है। और इनका एक यूज और ये भी है कि जहाँ पर ब्लाइंड टर्न्स होते हैं ना, कि यहाँ से वहाँ का नहीं दिख रहा, वहाँ से यहाँ का नहीं दिख रहा, तो वहाँ एक्सीडेंट्स होने से बचाने के लिए, एक्सीडेंट्स होने से बचने के लिए कॉन्वेक्स मिरर इंस्टॉल किए जाते हैं। ऐसे इंस्टॉल किए जाते हैं कि दोनों साइड वालों को प्रॉपर व्यू आए दोनों साइड का। तो कॉन्वेक्स मिरर को इस तरीके से भी यूज किया जाता है, ब्लाइंड टर्न्स पे यूज किया जाता है जिससे विजन फैसिलिटेट हो सके। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि कौन सी चीज हम पॉजिटिव लेंगे, कौन सी चीज नेगेटिव लेंगे, कब हमको फोकस को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, किस कंडीशन में हम इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, किस कंडीशन में नेगेटिव लेंगे, ये डायरेक्शन डिसाइड करता है साइन कन्वेंशन। हम जो है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। इस कन्वेंशन में क्या होता है कि हम पोल को ओरिजिन मानकर चलते हैं, पोल को ओरिजिन मानकर चलते हैं, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे।
अगर ऑब्जेक्ट पोल से कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ भी अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, अगर पोल से राइट हैंड साइड डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस कहीं से भी हमेशा हम पोल से मेजर करेंगे, अगर पोल से राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाएगा, पोल से लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही हाइट के लिए अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। यही हमारा साइन कन्वेंशन है। मतलब अगर हम पैरेलल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कुछ है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट रखा है और हम इस प्रकार डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव होगा। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अब हम एक फॉर्मूला है बड़ा ही फेमस जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये स्फेरिकल मिरर्स में दोनों में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, अगर साइन कन्वेंशन के साथ लगाया जाए तो वैलिड होता है। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है जो स्फेरिकल मिरर्स में फॉलो होता है। इसमें साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना होता है कि v क्या है, u क्या है, f क्या है। जैसे फोकल लेंथ की हम बात करें तो अगर कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसे, हमेशा एक तो हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे। कॉनकेव मिरर में फोकस जो है मिरर के आगे होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वहीं कॉन्वेक्स मिरर में फोकस जो है मिरर के पीछे होता है, राइट हैंड साइड होता है, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस फॉर्मूला को यूज करते टाइम। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होगा, तो इसको यूज करते टाइम हमें साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखना है। फिर हम एक टर्म है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी बड़ी है, ये हमको बताता है मैग्निफिकेशन। कितनी बड़ी है ये हमको बताता है मैग्निफिकेशन। ये बेसिकली हाइट का रेशियो है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये एक रिलेशन भी है इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे v क्या है, यह है इमेज का डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, h डैश क्या है, इमेज की हाइट, h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो मैग्निफिकेशन होता है h डैश बाय h, मतलब इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, जो हम बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है। और ये जो है माइनस v बाय u के भी बराबर होता है। अब ये नेगेटिव साइन जो है, अगर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि इमेज रियल बन रही है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है। ऐसा क्यों, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये हमने देख लिया। इमेज या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है या रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो अगर इमेज रियल होगी तो एच डैश क्या होगा, नेगेटिव। तो एच डैश अगर नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रियल इमेज फॉर्म हो रही है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिया है, कॉन्वेक्स मिरर used in rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे इसका पोल, ये इसका फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 3 मीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, आर कितना है, 3 मीटर। अब इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे, पोल से राइट हैंड साइड का डिस्टेंस है ना, पॉजिटिव लेंगे। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब बस तो ऑब्वियसली हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर बस है, दिस इज 5 मीटर।
अब इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को काय से डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -5 मीटर। फ्रॉम फाइंड द पोजीशन, v फाइंड करना है, तो मिरर फॉर्मूला से हो जाएगा। r दिया है तो f कितना होता है, r का आधा, f हो जाएगा 1.5 मीटर। f पता है, u पता है, और हमको मिरर फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। पोजीशन पता चल गई हमें इमेज की। नेचर, नेचर और साइज पता करने के लिए हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हाइट तो हमें पता नहीं है, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने मैग्निफिकेशन का, क्या होता है, -v/u, वो लगा देंगे, उससे मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और साइज का कैसे पता चलेगा, साइज का ऐसे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की भी साइज नहीं दी हुई है, पर ये हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज से मैग्नीफाइड है कि नहीं और कितना छोटा है, कितने टाइम्स है। जैसे इस केस में मैग्निफिकेशन जो है 0.23 आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इमेज जो रहेगी 0.23 टाइम्स रहेगी। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से 0.23 टाइम्स रहेगी, मतलब इमेज जो है छोटी बनेगी। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, 4 सेंटीमीटर। अब इस केस में क्या दिए हमको, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, h दिया है हमको 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, ये 4 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है और ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है u, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे, -25 सेंटीमीटर। क्यों, पोल से लेफ्ट हैंड साइड पे है। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब हमको v फाइंड करना है, u है हमारे पास, f है, तो मिरर फॉर्मूला से v आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फाइंड द नेचर, नेचर और साइज पता करने के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन से h'/h की वैल्यू आई, h की वैल्यू उसमें रखी तो इमेज की साइज भी पता चल जाएगी इसमें हमें। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो क्या होगी, रियल इमेज होगी, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इमेज होगी। अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।